हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग मास्टर्स ऑनलाइन पोर्टल। तो आज लेक्चर सीरीज थर्ड में फ्लूइड मैकेनिक्स की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि है आपकी विस्कोसिटी। तो समझते हैं विस्कोसिटी होती क्या है। विस्कोसिटी को पहले मैं डिफाइन करूंगा, फिर आपको समझाऊंगा। तो विस्कोसिटी क्या होती है? जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें क्या होता है, आपकी लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं? लेयर्स होती हैं। तो एक लेयर अपनी दूसरी एडजेसेंट लेयर पे एक रेजिस्टेंस ऑफर करती है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ यहां पे? विरोध या उसका प्रतिरोध करती है। पर किसके अगेंस्ट करती है? अगेंस्ट फ्लो। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। तो अगर मैं आपको विस्कोसिटी को डिफाइन करूंगा तो मैं लिखूंगा रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर of fluid over its another adjacent layer अगेंस्ट फ्लो। अब ऐसा क्यों हो रहा है पहले ये देख लेते हैं। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? फ्लो के अगेंस्ट। तो दैट इज नोन एज विस्कोसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। अब मैंने क्या बोला, लेट अस सपोज मैं इसकी स्टडी के लिए क्या करता हूं, एक सरफेस आपकी चुन लेता हूं यहां पे, ठीक है। एक सरफेस आपकी चुन लेता हूं, ठीक है। और इसमें क्या करता हूं, कोई फ्लूइड को फ्लो कराता हूं। कोई फ्लूइड क्या कर रहा है, इसके ऊपर फ्लो कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब हमने जब लेक्चर 1 पढ़ा था तो हमने देखा था जो ये फ्लूइड के पार्टिकल हैं उसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री पे जो फ्लूइड के पार्टिकल हैं उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होती है। ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होती है? जीरो होती है। तो अब क्या होगा, जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो क्या होने वाला है? देखो तो होने वाला क्या है, जब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो ये क्या करेगा, अपनी दूसरी वाली लेयर पे, एक लेयर जो अपनी दूसरी वाली, यहां से अगर मैं एक मार्क बना दूं तो ये लेयर क्या करेगी, सबसे नीचे वाली लेयर अपनी ऊपर बहने वाली लेयर को रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, है ना। रेजिस्टेंस मतलब उसको जो जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसको विरोध या उसका प्रतिरोध करेगी। अब जब ये रुकेगी तो ये रेजिस्टेंस होगी, तो ये इसको पकड़ेगी क्योंकि हर लेयर एक दूसरे के साथ एसोसिएट है। फिर ये इसको करेगी, फिर ये इसको करेगी, फिर ये इसको करेगी, फिर ये इसको करेगी। तो यहां पर देखा आपने, इसी तरीके से क्या हुआ कि एक लेयर ने अपनी दूसरी एडजेसेंट लेयर पे एक रेजिस्टेंस ऑफर किया, और वो रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट किया? फ्लो के अगेंस्ट किया। किसके अगेंस्ट किया? फ्लो के अगेंस्ट किया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। तो आपने देखा एक लेयर जब अपनी दूसरी एडजेसेंट लेयर को रेजिस्टेंस ऑफर करती है और किसके अगेंस्ट करती है? अगेंस्ट द फ्लो, तो दैट इज नोन एज विस्कोसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये रेजिस्टेंस ऑफर किया इसने, किसके अगेंस्ट किया ये भी हमें पता चल गया। ये तो हमारा क्या, किसके अगेंस्ट किया? फ्लो के अगेंस्ट किया, है ना। अब इसका अगर मैं डेली लाइफ में एक एग्जांपल बताता हूं, क्या होता है। फॉर एग्जांपल, आप पहले जमाने में, जब अब तो ट्रैक्टर का जमाना हो गया है, तो पहले हम क्या करते थे, जब किसी खेत में खुदाई करते थे तो हम क्या करते थे, दो बैलों के जोड़े से उस खेत में हल चलाते थे। तो हल चलाने में क्या होता है कि आपका अगर कोई बैल, माना फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कोई बैल आपका थोड़ा चुस्त है, आपका एक्टिव बैल है, और आपका वो क्या है, यंग बैल, और वहीं उसके साथ में दूसरे एक कमजोर बैल को बांध दूं, तो क्या होगा, जो ये कमजोर वाला बैल है वो एक्टिव वाले बैल को क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। किसके डायरेक्शन में करेगा? जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे होंगे। तो इसी रेजिस्टेंस को एक तरह से यहां पर क्या बोला जाता है? विस्कोसिटी बोला जाता है। तो यहां पर हम ये तो समझ गए विस्कोसिटी है क्या। अब देखो, ये विस्कोसिटी को स्टडी करने के लिए हम समझते हैं कुछ टर्म, ठीक है। लेट अस सपोज ये आपकी एक लेयर है, मैं इसकी स्टडी करता हूं और उसके बाद मैं बताता हूं कि ये चीज हो क्या रही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये आपकी एक लेयर आपको ये दिख रही होगी, मैं इसमें लेयर को अंडरलाइन कर लेता हूं, है ना। ये दो लेयर है। अब देखो, क्योंकि फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और एक लेयर अपनी एडजेसेंट लेयर पे क्या कर रही है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। तो इस केस में क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। क्या होगा? इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, शियर
स्ट्रेस डेवलप होगा। तो ये शियर स्ट्रेस कितना होगा ये किसने बताया? न्यूटन ने। किसने बताया? न्यूटन ने। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ने क्या बोला कि जब दो लेयर आपकी एक दूसरे के ऊपर फ्लो कर रही है और एक लेयर दूसरी लेयर को रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, तो इनके बीच में जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके यहां समझे, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? फॉर एग्जाम्पल इसी वाली लेयर की मैं बात कर रहा हूं, एक ऊपर लेयर है और एक लेयर है आपकी इसके नीचे, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट में लाके इसमें स्टडी कर ले रहा हूं और इन दोनों लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है एक स्मॉल डिस्टेंस है, तो स्मॉल को हम किससे दिखाते हैं? dy से, ठीक है। एक स्मॉल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में वो क्या है? dy है। अब माना अगर मैं बोलूं नीचे वाले जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी u है, उसकी वेलोसिटी क्या है? u है। तो जो ऊपर वाली लेयर होगी इसकी वेलोसिटी स्लाइटली ज्यादा होगी नीचे वाली लेयर से, तो स्लाइटली ज्यादा होगी तो इसको मैं बोल देता हूं इसकी वेलोसिटी u प्लस फॉर एग्जाम्पल du है ना। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? u प्लस du होगी ऊपर वाले की। du कहने का मतलब कि उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि नीचे वाली लेयर की कम होगी तभी तो ऊपर वाली में रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो अब मैं इन दोनों को अगर जोड़ूं तो आप देख रहे हो तो यहां पर एक ट्राइंगल मिल रहा है जिसकी यहां से यहां तक अगर मैं बात करूं तो ये वाली लेंथ कितनी है? एक तरह से जो du वेलोसिटी को दिखा रही है, और इसके यहां वाली जो डिस्टेंस है वो किसको दिखा रही है? dy को दिखा रही है। ये किसको दिखा रही है? dy को। और इनके बीच में एक चेंज आ रहा है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? फॉर एग्जांपल थीटा या d थीटा, जो एक छोटा एंगुलर चेंज आ रहा है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? d थीटा बोल रहा हूं। अब समझें, तो इन न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी ने क्या बताया? जो ये शियर स्ट्रेस डेवलप होगा इन दोनों लेयर के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा du अपॉन dy के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? du अपॉन dy के। अब यहां पर साफ साफ आपको दिख रहा है du क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, और dy क्या है? उन दोनों लेयर के बीच की डिस्टेंस। तो मैं इसको ये बोल सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोल रहे हैं कि जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट ऑफ चेंज, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसको दिखाता है? रेट ऑफ चेंज को। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, क्योंकि dy क्या है? उनके बीच की डिस्टेंस है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ने क्या बोला कि जब आपका कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उनके बीच में जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और इस पूरे टर्म को इसीलिए एक बड़ा अच्छा नाम दिया गया है, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोला जाएगा इसको? इस टर्म को क्या बोला जाता है? वेलोसिटी का ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब क्या हुआ? स्लोप। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ? स्लोप। तो या तो आप बोल दो कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, या इसी को बोल सकते हो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखो क्योंकि du अपॉन dy है, देखो du क्या है? देखो आपका ये है बेस है ना, और dy क्या है आपका? सॉरी, जो बेस है आपका वो क्या है? dy है, और du आपका क्या है? परपेंडिकुलर। तो टेन थीटा हो गया। टेन थीटा क्या होता है आपका? स्लोप। क्या होता है? स्लोप। टेन थीटा क्या होता है? स्लोप। और परपेंडिकुलर आपका कौन है? क्योंकि जिसके साथ एंगल बनता है ये वाला, तो ये तो आपका बेस होगा। तो बेस क्या है? dy नीचे है, और जो सामने होता है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है। तो du अपॉन dy एक तरह से आपको क्या देता है? इस लाइन का टेन थीटा स्लोप ही देता है। तो स्लोप देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहां पर आपने समझा कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी ने क्या बोला? जो शियर स्ट्रेस डेवलप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, या उसी को हम क्या बोल देते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है। अब या क्या ये वेलोसिटी ग्रेडियंट किसी और चीज के बराबर भी है? तो अभी अभी हमने डायग्राम देखा जो ऊपर वाला, अब थोड़ा सा मैं बड़े पर्दे पे इसको बनाता हूं क्योंकि इसको हम और क्या कह सकते हैं ये देखते हैं। तो ऊपर वाला जो डायग्राम है और नीचे वाला डायग्राम ये है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? u, और ऊपर वाले की वेलोसिटी कितनी है? u प्लस du, और इनके बीच का जो स्मॉल डिस्टेंस है वो कितना है? dy। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं देखूं, आप इस चीज को समझना थोड़ा सा, अगर मैं देखूं तो मेरे को क्या मिल रहा है? इन दोनों के बीच में एक इस तरीके का चेंज मिल रहा है, एंगुलर चेंज, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? डी थीटा बोल रहा हूं। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? डी थीटा। लेट अस सपोज अब ऊपर वाली जो लेयर होगी
उसकी वेलोसिटी स्लाइटली ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में ऊपर वाली लेयर ने, अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करूं, तो जो ऊपर वाली लेयर है उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी वो ज्यादा करी होगी, है ना। तो लेट अस सपोज मैं बोल देता हूं कि इसने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस टाइम पीरियड पे, वो कितनी करी, dx करी। कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस का ट्रेवल करी, dx करी। और ये आपका क्या था, यहां से यहां तक dy था। क्या था, dy था। ठीक है, तो यहां पर एक ट्राइंगल आपको देखने के लिए मिल गया जिसमें जो एंगुलर चेंज है वो d थीटा है और dy इसका बेस है और dx आपका क्या है, इसका परपेंडिकुलर है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो tan d थीटा होगा, tan d थीटा होगा, tan थीटा होगा, वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कुछ मैं क्योंकि आपके लिए कुछ रिलेशन निकालने जा रहा हूं, है ना। तो इस परपेंडिकुलर को हम क्या बोलेंगे यहां पर, dx, और बेस कौन है आपका, dy। किसके बराबर होगा, dx अपॉन dy। अब अगर मैं बोलूं d थीटा इज स्मॉल, क्योंकि छोटा सा एंगल होगा, दो लेयर की बात कर रहे हैं, इज वेरी स्मॉल, तो इस केस में मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो tan d थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, नियरली बराबर d थीटा के बराबर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि d थीटा इज इक्वल टू किसके, dx अपॉन dy। अब ये dx से क्या है, देखो dx से क्या है, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आपने या जो फ्लूइड के पार्टिकल है उसने मूव करी थी, ये डिस्टेंस है। और आपको एक रिलेशन पता होगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अब जो एक्स्ट्रा स्पीड थी वो कितनी थी, जो डिस्टेंस है वो कितनी है, dx है, और जो स्पीड होगी वो क्या होगी, du होगी, और जो टाइम होगा वो भी छोटा होगा, इंटू dt होगा। तो मैं यहां से साफ साफ ये देख रहा हूं कि मैं इस dx को क्या लिख सकता हूं, du इंटू dt लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिख देता हूं क्या, इज इक्वल टू du, मतलब d थीटा बराबर du इंटू dt अपॉन dy। और जब मैं dt को इधर फेंकता हूं तो मेरे पास एक बड़ा अच्छा रिलेशन आता है कि यहां पर देखना कि dt को इधर फेंक रहा हूं तो मेरे पास एक रिलेशन आएगा, du अपॉन dy बराबर d थीटा अपॉन dt। तो मैं यहां से एक बात और कह सकता हूं, क्योंकि इससे पहले वाले जब हमने देखा था तो हमने वहां पर देखा था कि जो आपका टाउ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी थीटा du अपॉन dy के, और du अपॉन dy को ही मैं और क्या लिख सकता हूं, d थीटा अपॉन dt लिख सकता हूं। अभी अभी मैंने ये प्रूफ कर दिया है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि जो मेरा शियर स्ट्रेस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, du अपॉन dy के, या ऐसा भी कह सकता हूं कि ये जो शियर स्ट्रेस डेवलप होता है सेम से वो प्रोपोर्शनल होता है d थीटा अपॉन dt के। ये लिख सकता हूं मैं, दोनों जो मैंने रिजल्ट निकाले उस समय ये चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि जो शियर स्ट्रेस डेवलप होता है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है या d थीटा अपॉन dt के। अब d थीटा क्या है, देखो एक तरह से क्या है, शियर स्ट्रेन ही तो है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है कि जो हमारा शियर स्ट्रेन होता है, सॉरी शियर स्ट्रेस होता है, एक स्टेटमेंट तो हमने लिख दिया कि जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, और एक स्टेटमेंट में ये लिख सकता हूं इसी के अकॉर्डिंग कि जो शियर स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है किसके, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन, जो एंगुलर में डिफॉर्मेशन आया। तो रेट, क्योंकि डिफरेंशिएशन लग गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन किसके, एंगुलर डिफॉर्मेशन, या इसी को अगली भाषा में क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो यहां से हमने ये चीज कंक्लूड करी कि जो शियर स्ट्रेस डेवलप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, या आप बोल सकते हो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, या इसी को आप बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो यहां से हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के
तीन स्टेटमेंट बोल गए कि गियर स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आइदर वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल सकते हो, आइदर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ये चीज हमने प्रूफ भी करके आ चुके हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे को। अब देखो मैंने अभी अभी प्रूफ किया कि जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, du अपॉन dy के, है ना। अब मैं जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा, है ना, तो एक कांस्टेंट लूंगा या एक कांस्टेंट लूंगा, तो उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, म्यू। क्या बोलते हैं, म्यू। तो म्यू इंटू du अपॉन dy। और व्हाट इज म्यू, इसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी। तो इसी को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी। अब आप बोलोगे यार ये है क्या, तो इसको डिफाइन करने के लिए यहां से भी आपका ऑब्जेक्टिव आया था। लेट अस सपोज मैं इसी को और कैसे लिखता हूं, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू इंटू, अगर डी थीटा वाले टर्म में लिखना है तो मैं इसको और ऐसे लिख सकता हूं, डी थीटा अपॉन डी टी, ये मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, अब इस डी थीटा अपॉन डी टी की अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यहां से मैं म्यू को अगर लिखना चाहूं तो म्यू बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, टाउ अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी। अब मैंने बताया था कभी आपको डेफिनेशन बनानी हो तो आप क्या करें, नीचे की चीज को 1 कर दें और ऊपर और सामने वाली चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो व्हाट इज दिस, दिस इज, मैंने बताया था शियर स्ट्रेन। व्हाट इज दिस, शियर स्ट्रेन। तो अगर मैं इस शियर स्ट्रेन को 1 कर दूं, इस शियर स्ट्रेन को क्या कर दूं, 1 कर दूं, तो मेरा जो विस्कोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगा, शियर स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। तो यहां से मैं डेफिनेशन लिख सकता हूं इसकी, क्या कि शियर स्ट्रेस, ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ था आपका, शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट शियर स्ट्रेन, है ना। तो एक यूनिट शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए जो शियर स्ट्रेस चाहिए होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं या सिंपल विस्कोसिटी भी बोलते हैं। तो यहां पर ऐसे आपका एक क्वेश्चन फिर से बन सकता है कि शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट शियर स्ट्रेन इज नोन एज, तो दिस इज नोन एज आपका डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक, अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, इसकी यूनिट्स की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं, इसके यूनिट्स की। तो इसके यूनिट में हमने देखा था कि जो शियर स्ट्रेस था वो किसके बराबर था, म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई के बराबर था। तो आपसे पूछेगा कि आप भैया इसकी सारी यूनिट बताओ, एक एक यूनिट बताओ आप, दैट इज डायनेमिक विस्कोसिटी की। तो यहां पर आपको दिख रहा है म्यू की आपको यूनिट बतानी है ना, म्यू की आपको यूनिट बतानी है। तो ये टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डी क्या है, अभी आपको बताया था वेलोसिटी है, वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। और डी वाई क्या थी, डिस्टेंस थी, डी वाई क्या थी, डिस्टेंस थी। तो डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल और सेकेंड उधर चले गया। तो आपकी अगर मैं यूनिट पूछूं किसकी, डायनेमिक विस्कोसिटी की, तो क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। तो एक यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, पास्कल सेकेंड भी हो जाएगी। ठीक, अब इस न्यूटन को मैं और क्या लिख सकता हूं, देखो क्योंकि सारी यूनिट आपकी पूछी जाने लगी है। अब इस न्यूटन को और मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि आपको पता है न्यूटन किसकी यूनिट है, वेट की या फोर्स की। तो न्यूटन क्या होता है आपका, m इंटू जी बोल दो या m इंटू ए बोल दो, अगर उसके टर्म में बोलो तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो न्यूटन का फॉर्मूला हो गया, ऊपर इंटू सेकेंड था ही था और नीचे मीटर स्क्वायर और था। तो आप यहां देखें तो मीटर से एक पावर कट गई, सेकंड से एक पावर कट गई, तो ओवरऑल इसकी एक यूनिट और आ गई, दैट इज, ये इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाने लग गया, केजी पर मीटर सेकेंड, केजी पर मीटर सेकेंड। अब वहीं अगर मैं इनको इसकी दूसरी यूनिट से मैं चेंज करता हूं तो न्यूटन को हम क्या और लिख सकते हैं, डाइन। क्या लिख सकते हैं, डाइन। क्या लिख सकते हैं, डाइन। ठीक है, और एक न्यूटन जो होता है आपका,
एक जो न्यूटन होता है वो होता है 10⁵ डाइन के बराबर। तो न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूं, और डाइन, और सेकंड तो सेकंड ही हुआ, और मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट और आ गई हमारे पास, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका एक बड़ा अच्छा नाम है, दैट इज पॉइस। क्या बोलते हैं इसको, पॉइस भी बोलते हैं। अब आप ये न्यूटन की वैल्यू 10⁵ रखोगे और सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करोगे मीटर स्क्वायर में, तो यहां से आपका एक रिलेशन आता है कि एक पॉइस बराबर कितना होता है, 1/10 पास्कल सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका फिर से कि एक पॉइस किसके बराबर होता है, 1/10 पास्कल सेकेंड के बराबर होता है। और इसी को अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखें तो केजी को हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम पर, मीटर को सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये सारी की सारी आपकी किसकी यूनिट से हैं, आपकी किसकी यूनिट है, दैट इज डायनेमिक विस्कोसिटी की। तो क्या क्या यूनिट है, देखिए सबसे पहली यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दूसरी पास्कल सेकंड, तीसरी केजी पर मीटर सेकंड, चौथी डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पांचवी इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पॉइस, ठीक है, और छठी दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड। अब यहीं से आपको अगर इसकी डायमेंशन पूछे तो इसकी डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो। तो सबसे इजी वाली यूनिट पकड़ते हैं, सबसे इजी वाली यूनिट कौन सी है आपकी, ये वाली। तो केजी की क्या हो जाएगी, m, ये ऊपर गया l की पावर -1 और t की पावर दैट इज -1, t की पावर -1, ठीक है, t की पावर -1। तो इसकी यहां पर हमें डायमेंशन भी मिल गई और हमने डायनेमिक विस्कोसिटी को डिफाइन भी कर दिया और इसकी हमने यूनिट्स भी देख ली। तो ये चीजें आपकी छोटी छोटी क्वेश्चन हैं जो पूछी जाती हैं और ट्रेंडिंग क्वेश्चन, ये केजी पर मीटर सेकेंड, एक पॉइस में कितने पास्कल सेकेंड, ये सारी पूछी जाती हैं। और फिर से मैंने आपको हर चीज बोली है कि आपको वाटर के बारे में हर एक चीज ध्यान रखनी है। तो वाटर का आपसे पूछेगा कि आपकी वाटर की डायनेमिक विस्कोसिटी कितनी होती है। तो जो वाटर की डायनेमिक डेंसिटी है, सॉरी विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ये होती है 1 सेंटीपॉइस। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट ऑब्वियसली पड़ता है विस्कोसिटी में, तो ये भी कितने टेम्परेचर पे है, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो क्या इफेक्ट पड़ता है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। पर आपसे अगर पूछे कि विस्कोसिटी कितनी होती है वाटर की, तो दैट इज 1 सेंटीपॉइस, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/100 पॉइस, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और ये भी कितने टेम्परेचर पे है, आपके 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है इसके बारे में। अब इसी में नेक्स्ट आप जो चलते हैं दैट इज आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम न्यू से। किससे डिनोट करते हैं, थोड़ा गामा जैसा बन गया, कोई बात नहीं। तो किससे डिनोट करते हैं इसको, इस तरीके का होता है, इस तरीके का। तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, न्यू से। अब न्यूमेरिकली अगर आप देखो तो इट इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। पर आप इसको समझोगे कैसे कि एक्चुअल में है क्या, है ना। तो ये होता क्या है, देखो इसको मैं आपको पहले समझा देता हूं कि ये होता क्या है। देखो एग्जाम्पल से आपको मैं समझाऊंगा। लेट अस सपोज आपके पास दो फ्लूइड हैं। एक फ्लूइड की विस्कोसिटी ज्यादा है, जैसे आप समझ लो शहद है ना, और एक फ्लूइड आपका वाटर है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों फ्लूइड में इक्वल हाइट से इक्वल वेट्स को ड्रॉप करता हूं। क्या करता हूं, इक्वल हाइट से इक्वल वेट्स को क्या करता हूं, ड्रॉप करता हूं। तो जब मैं इसमें इक्वल हाइट से इक्वल वेट को ड्रॉप करूंगा तो आपको यह देखने के लिए मिलेगा जो आपका लेस विस्कस फ्लूइड है, जिसकी विस्कोसिटी कम है, उसमें जो उथल पुथल है, जैसे वाटर है उसमें उथल पुथल ज्यादा होगी, वहीं जो आपका कौन है, हनी है, उसमें उथल पुथल कम होगी। या इन अदर टर्म्स बोलें कि आपका जो वाटर है उसमें जो पत्थर है वो जल्दी डूब जाएगा, और वही मर्क्यूरी की बात या शहद की बात करें तो उसमें देर में डूबेगा। या सिंपल अदर वर्ड में जो आपका वो है, क्या है, डिफाइन करने का तरीका है कि वाटर में उथल पुथल ज्यादा होगी और शहद में उथल पुथल क्या होगी, कम होगी। तो फ्लूइड की वो एबिलिटी जिससे वो अपने पे होने वाले
मॉलिक्यूलर डिस्टरबेंस को डिफ्यूज करता है, उस ही एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो आपका यहां पर डेफिनेशन भी लिख देता हूं मैं, एबिलिटी ऑफ फ्लूइड टू डिफ्यूज द मॉलिक्यूलर मोशन विदिन इट। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो फ्लूइड की वो एबिलिटी जिससे वो अपने पे होने वाले मॉलिक्यूलर मोशन या मॉलिक्यूलर डिस्टरबेंस को क्या करता है, डिफ्यूज करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। अब देखें यूनिट की अगर हम बात करें तो अभी अभी हमने अच्छी वाली यूनिट क्या निकाली थी, क्योंकि केजी, फिर आप म्यू को न्यूटन सेकंड में रखोगे, फिर यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, लंबा पड़ जाएगा। तो केजी पर मीटर सेकंड निकाली थी, और इनटू अपॉन डेंसिटी है, तो डेंसिटी का आपको पता है क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब होती है। अभी आपने निकाला था, क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। तो इनटू केजी पर मीटर क्यूब होगा तो ऊपर चले जाएगा, मीटर क्यूब ऊपर चले गया, तो केजी से केजी कैंसिल, मीटर से एक पावर कैंसिल, ऊपर बचा क्या ओवरऑल। अगर इसकी यूनिट की बात करूं तो दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो मीटर स्क्वायर इस पर सेकेंड, इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। अगर इसी को सीजीएस में चेंज करें तो सीजीएस में मीटर को क्या लिखने दूंगा मैं, सेंटीमीटर, और पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसकी सीजीएस यूनिट होगी। और इसका बड़ा अच्छा नाम दिया है, दैट इज नोन एज स्टोक्स। क्या दिया गया है, स्टोक्स। और अगर आप इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालोगे तो आप सीधा का सीधा पाओगे कि एक स्टोक जो होता है, साफ साफ दिख रहा है क्योंकि 10 मीटर स्क्वायर है, तो स्टोक्स किसके बराबर हो जाएगा, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जरा ये यूनिट का आप बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यूनिट का बहुत खेल होगा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। तो सिंपल है, अगर आपको बड़ी यूनिट को छोटी में करना है तो मल्टीप्लाई किया जाता है, और छोटी यूनिट को बड़ी में करना है तो डिवाइड किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपने छोटी यूनिट को बड़ी में किया, तो 10 की पावर -4 करने का मतलब क्या हुआ, उसको आपने डिवाइड किया है। और वहीं आप मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे। तो ये बेसिक है आपका यूनिट कन्वर्जन का, ठीक है। तो ये चीजों को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसी सीरीज में एक लास्ट आपका जो पूछा जाता है कि इफेक्ट क्या पड़ता है टेम्परेचर का विस्कोसिटी में। तो यहां पर मैं हेडिंग डाल रहा हूं, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है विस्कोसिटी में। अब मैंने बताया कि अगर हम फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड में हमारे लिक्विड भी आ जाते हैं और गैसेस भी आ जाते हैं। फ्लूइड में हमारे लिक्विड भी आ जाते हैं और आपके गैसेस भी आ जाते हैं। तो दोनों में टेम्परेचर का, दोनों की विस्कोसिटी में टेम्परेचर का अलग अलग इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि जो लिक्विड है उसमें विस्कोसिटी किस कारण से आती है। तो जो लिक्विड होते हैं उसमें जो विस्कोसिटी आती है, उसमें जो विस्कोसिटी आती है वो किस वजह से आती है, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। किसके वजह से आती है, कोहेसिव फोर्स। अब आप बोलोगे सर कोहेसिव फोर्स क्या है। देखो दो तरीके के फोर्स हमारे पास होते हैं, एक होता है कोहेसिव और एक होता है एडेसिव। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, जैसे वाटर है तो वाटर के पार्टिकल के बीच में आपस में ही जो फोर्स लग रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव। और वाटर एक दूसरा फ्लूइड है या कोई सरफेस है तो उन दोनों के बीच में जो लग रहा होगा उसको हम बोलेंगे एडेसिव। और दोनों का नेचर अट्रैक्टिव होता है, दोनों का नेचर क्या होता है, अट्रैक्ट करने वाला होता है, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो लिक्विड में जो विस्कोसिटी आती है उसका रीजन क्या है, मैंने बताया कोहेसिव फोर्स। तो इसीलिए अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी क्या होने लग जाएगी, क्योंकि कोहेसिव फोर्स कम होने लग जाएगा तो विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। किसके केस में, इन केस ऑफ लिक्विड। किसके केस में, इन केस ऑफ लिक्विड। बट अगर हम वही गैसेस की बात करें और गैसेस में क्या होगा ये देखना चाहें तो गैसेस में, अगर मेरे को गैसेस में विस्कोसिटी का फिनोमिना देखना है तो सबसे पहले मैं इसके फिनोमिना देखने के लिए क्या करूंगा, आपका इसको क्या दूंगा,
टेम्परेचर दूंगा तभी मैं इसका फिनोमिना देख पाऊंगा, है ना। तो लेट अस सपोज ये आपका कोई कंटेनर है और यहां पर आपके गैसेज, अब गैसेज होगा तो इसके पार्टिकल क्या होंगे, बहुत दूर दूर होंगे। अब आपने इसको टेम्परेचर दिया, आपने इसको क्या किया, टेम्परेचर दिया। तो जैसे ही आप इसको टेम्परेचर दोगे तो पहले तो आप इसको बंद करेंगे, क्योंकि आप बिना बंद किए इसके फिनोमिना को चेक नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ही आपने इसको टेम्परेचर दिया तो इसके पार्टिकल जो दूर दूर हैं इनमें एनर्जी आ जाएगी, और ये एनर्जी के वजह से ये क्या करने लगेंगे, इधर उधर मूव करने लगेंगे, इधर उधर मूव करने लगेंगे। तो इनके बीच में इस तरीके से एक हिंड्रेंस पैदा हो जाएगी। क्या पैदा हो जाएगी, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब क्या हुआ, भगदड़ सी पैदा हो जाएगी। इस तरीके से पार्टिकल जैसी एनर्जी मिलेगी तो इस ऐसे ऐसे आप मूव करने लग जाएंगे। तो इसी को तो हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैसेस के केस में जो विस्कोसिटी होती है वो किस वजह से आती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो आती है आपके, आपने देखा जब पार्टिकल किस में आ गए, मोशन में आ गए, तो इंटर मॉलिक्यूलर मोमेंटम की वजह से। किसकी वजह से आती है, इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम की वजह से। तो इसीलिए अगर गैसेस में हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। विस्कोसिटी भी आपकी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट विस्कोसिटी। और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपके लिए इसमें लेके आऊंगा, तो उसको हम कवर करेंगे आपके। ठीक है, किस किस तरीके से आपने न्यूमेरिकल अप्रोच करनी है, तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।